बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक कर लिया था। तो उसके बाद एक और टॉपिक है आपकी बुक में, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो टॉपिक हमने नहीं करना, ठीक है। तो लिहाजा हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है शॉर्ट क्वेश्चंस करने लगे हैं आज के लेक्चर में, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे, जो उसमें इंक्लूड है हम वो वाले शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चन 4.1। अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज while standing still talking to a friend. A car is stationary with its engine running. From the standpoint of work, how are these two situations similar? आपने बताना है ये दो सिचुएशन किस तरह से सिमिलर है। एक बंदा है, उसने ग्रोसरी बैग पकड़ा हुआ है और वो स्टिल खड़ा हुआ है, ठीक है। और एक कार है, वो स्टेशनरी है, उसका इंजन तो चल रहा है लेकिन वो स्टेशनरी खड़ी हुई है, मूव नहीं कर रही आगे। तो ये सिचुएशंस किस तरह से सिमिलर हैं, आपने ये बताना है। तो दोनों सिचुएशन में देखिए फोर्सेस तो लग रही हैं। अगर हम फर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो जिस बंदे ने ग्रॉसरी बैग पकड़ा हुआ है, जाहिर है वो फोर्स तो लग रही है उसके उसका हाथ जो है ग्रॉसरी बैग को पकड़ने के लिए जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और जब हम कार की बात करें तो उस पर भी फोर्स लग रही है क्योंकि इंजन रनिंग सिचुएशन में है। तो एक ये सिमिलैरिटी होगी कि दोनों केसेस में फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। दूसरा ये कि दोनों केसेस में कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, ठीक है, बिकॉज द पर्सन इज स्टैंडिंग स्टिल एंड द कार इज स्टेशनरी। दोनों जो हैं वो स्टेशनरी खड़े हुए हैं, मूव नहीं कर रहे, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, लिहाजा कोई वर्क डन भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशंस जो हैं ये बिल्कुल सिमिलर हैं कि फोर्सेस लग रही हैं लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा और वर्क डन भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन करना है वो है 4.2। 4.2 की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल्स इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 किलोग्राम एट अ स्टेडी वेलोसिटी थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। ये एक न्यूमेरिकल टाइप ही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका मैं एक रिटन सोल्यूशन आपको दिखाती हूँ, पहले से हुआ हुआ है, मैंने नेट से ही निकाला है। ये देखिए, ये है 4.2, ठीक है, और ये इसका सोल्यूशन है। तो जो आपको मास गिवन है वो है 10 किलोग्राम और जो हाइट गिवन है दैट इज 10 मीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, वर्क डन निकालना है और किलो जूल्स में उसको निकालना है। तो सबसे पहले वर्क डन देख लेते हैं। वर्क डन का क्या फार्मूला होता है, एफ डी। अब डी की जगह हाइट आ जाएगी और एफ की जगह, अब मैथ है ना तो वेट की फोर्स आ जाएगी एम जी। आपका फार्मूला बन जाएगा एम जी एच, ठीक है। एम की वैल्यू गिवन है, जी जो है वो कांस्टेंट है 9.8, एच जो है वो 10 मीटर है। इसमें एक चीज नोट करें कि 10 किलोग्राम को 10 किलोग्राम ही रहने दिया है। उसकी वजह ये है कि जो जूल्स है उसके अंदर आता है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन जो है उसमें किलोग्राम होता है, ग्राम नहीं होता है, ठीक है। लिहाजा हमने इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज नहीं किया, किलोग्राम ही रहने दिया है ताकि हमारा न्यूटन बन सके और न्यूटन से जूल बन जाए, ठीक है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 980 जूल्स। तो ये वर्क डन निकल आया जूल के यूनिट्स में। हमने इसको किलो जूल्स में निकालना है। तो किलो जूल्स के लिए किलो, हम किलो लगा रहे हैं साथ, तो इसका मतलब है 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000 से डिवाइड भी कर दिया तो ये किलो जूल सेपरेट हो गया। और जब 980 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.98, ठीक है। तो दिस इज द वर्क डन इन किलो जूल्स, 0.98 किलो जूल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था, 4.2 का आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट 4.3 इंक्लूड नहीं है हमारे सिलेबस में, 4.4 इंक्लूड है। 4.4 करते हैं, ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप ही है। इन विच केस is more work done
किस केस में ज़्यादा वर्क डन होता है? व्हेन अ 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू 50 किलोमीटर होगा, ठीक है। ई एम लिखा हुआ है, ये ई एम नहीं, ये किलोमीटर होगा। और व्हेन अ 50 kg crate is pushed through 2 meter across the floor with a force of 50 न्यूटन। ठीक है, दो केसेस हैं, आपने बताना है किसमें ज़्यादा वर्क डन होगा। अब जाहिर है कैलकुलेट करके ही बताएंगे। तो दोनों केसेस में एक मास आपको गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। दोनों केसेस में एक जो है एक केस में आपके पास हाइट गिवन है, डिस्टेंस जो है वो बेसिकली हाइट है। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो एम जी हो जाएगी और हाइट 50 हो गई, ठीक है। तो एम जी एच के फार्मूले से वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। फिर दूसरा जो है क्रेट को पुश कर रहे हैं, यानी कि लीनियर डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है। तो उसमें आपको मैथ्स तो गिवन है ही, लेकिन साथ आपको फोर्स बता दी है पूरी की पूरी। तो ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस आपका आंसर निकल आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन में मैं आपको दिखा देती हूँ 4.4 की कि क्या आंसर इसका आएगा। ये देखिए, फर्स्ट केस में जो मैथ्स निकाला हुआ है वो एम जी एच के फॉर्मूले से निकाला है, दैट कम्स टू बी 245 जूल। और जो सेकंड सिचुएशन है उसमें एफ टी के फॉर्मूले को यूज करके 100 जूल वर्क डन निकाला है, ठीक है। तो कंपेयर कर लें दोनों को, तो ये वाला वर्क डन जो है ये ज्यादा है 245 जूल्स, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जो है वो वर्क डन ज्यादा होता है। ये था क्वेश्चन 4.4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.5। An object has 1 joule of potential energy. Explain what does it mean. तो 1 joule potential energy का मतलब है कि उसके अंदर जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उसके फॉर्मूले के अंदर सब 1 है, ठीक है, 1 यूनिट है। तो इससे रिस्पेक्ट से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वर्क डन करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर आएगी जब भी हम 1 जूल वर्क डन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको 1 मीटर की हाइट तक ले जाने के लिए। तो उस वक्त जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहेंगे कि ये 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। 1 जूल वर्क इज डन, तो जो एनर्जी स्टोर हो रही है दैट विल बी 1 जूल, और वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट वर्ड्स में हमने एक्सप्लेन किया इसको वर्क डन के टर्म में। तो ये था क्वेश्चन 4.5। नेक्स्ट जो है 4.6 वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, 4.7 है। तो 4.7 देखते हैं हम। शॉर्ट क्वेश्चन 4.7 स्टेटमेंट है 4.7 की, व्हेन अ रॉकेटरी एंटर्स द एटमॉस्फेयर its nose cone becomes very hot. Where does this heat energy come from? तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम एनर्जी या वर्क डन कैलकुलेट करते रहे हैं उसके एक्सप्रेशंस, तो उसमें हमने फ्रिक्शन इग्नोर कर दी थी, बट रियल एनवायरनमेंट में फ्रिक्शन जो है वो मौजूद होती है। और ये फ्रिक्शन किस वजह से होती है कि एयर होती है आपके एनवायरनमेंट में, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है हर वक्त। तो जब रॉकेट एंटर होगा एटमॉस्फेयर के अंदर तो ऑब्वियसली उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा इन्हीं चीज़ों की वजह से। जब फ्रिक्शन आएगी तो उसके अगेंस्ट ये वर्क डन करेगा, ठीक है। और जब वर्क डन करेगा तो जाहिर है हीट जनरेट होगी। आपकी जो एनर्जी है वो ये हमने पढ़ा था ना कि जब भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन किया जाता है तो हीट जनरेट होती है, आपकी एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो रही होती है, ठीक है। तो उस हीट की वजह से जो उसकी नोज कोन है, क्योंकि सबसे पहले उसका जो फ्रंट है जिस पर नोज कोन होती है उसकी वही जो है इंटरैक्ट करता है एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है ना। तो इस वजह से उसकी जो नोज कोन है वो हॉट हो जाती है, ठीक है। ये एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है, जब फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन किया जाता है तो वहां से जो है वो एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो रही होती है। तो उस हीट एनर्जी की वजह से नोज कोन जो है वो हॉट हो जाती है, ठीक है। ये था 4.7।
4.8 इंक्लूड नहीं है। वैसे हम देख लेते हैं 4.8 व्हाट सॉर्ट ऑफ, क्योंकि ये जो है ना ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज इन द फॉलोइंग? कंप्रेस्ड स्प्रिंग हमने पढ़ा था, इसमें कौन सी एनर्जी होती है? इलास्टिक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। वाटर इन अ हाई डैम, अब हाई डैम की जब बात करें तो वाटर किसी हाइट के ऊपर है अर्थ सरफेस से, ठीक है, तो जाहिर है इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब मूविंग कार, जहाँ मोशन की बात आ गई है वहाँ जाहिर है काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी की टाइप्स थी, सिंपल सिंपल सी। 4.9 है, a girl drops a cup from a certain height which breaks into pieces. What energy changes are involved? तो कप गिरता है एक लड़की के हाथ से और जब जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो वो उसके पीसेस हो जाते हैं, ठीक है। इस सारे सिचुएशन के दौरान जो एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं वो बताने हैं आपने। तो देखें, जैसे ही कप हाथ से जब कप हाथ में है फॉर एग्जांपल, तो अर्थ से किसी हाइट पर है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ही कप हाथ से छूटता है, लड़की के हाथ से गिरता है, तो मोशन स्टार्ट होती है ग्रेविटी की वजह से, तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे ही वो ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला होता है, अभी स्ट्राइक नहीं किया, करने वाला है, तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। जैसे ही वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर देता है, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ पार्ट साउंड जनरेट करता है, कुछ पार्ट जो है वो उस कप के पीसेस करने में यूज होता है, उसको ब्रेक करने में यूज होता है, कुछ जो है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस सारे ड्यूरेशन के दौरान, इस सारे जर्नी के दौरान ये सारे चेंजेस, एनर्जी चेंजिंग्स जो है वो आ रही होती हैं, ठीक है। तो 4.9 तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के और ये हमारे हो चुके हैं। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है।